हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ते होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में प्रमेय संख्या के बारे में, यानी क्लास 10th का 1.1 बता रहे थे। उससे पहले हम कह रहे थे कि साहब को फॉर्मूला बताएंगे, क्योंकि बेसिक अगर जिसका टंच होता है वह हर एक सवाल को डील करेगा। जिसको फॉर्मूला पता है वह सवाल को गर्दा छुड़ा देगा। ठीक है, तो इससे पहले भी एक वीडियो बन चुका है, अगर नहीं देखें तो जाकर पहले वो देखेंगे, उसके बाद ये देखते हैं और उसके बाद हम चैप्टर में चलेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, तो परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं तो पढ़ेंगे वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहेंगे। तथा जहां पर क्या होना चाहिए, p तथा q दोनों पूर्णांक है, p तथा q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, और q = ≠0 हो, यानी q 0 के बराबर नहीं होगा। हम लोग फिर से रिपीट करेंगे, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p तथा q दोनों पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं होगा, यानी q = ≠0 होगा। ठीक है, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे मैं आपको बता दे, जैसे में देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, 1/2 या p/q के रूप में है, या p/q के रूप, या p/q के रूप में है, क्योंकि हम जानते हैं ऊपर p दिया है और नीचे क्या है, q है, तो p/q के रूप में है। और परिमेय संख्या के एक शर्त क्या है कि q 0 के बराबर नहीं होगा, यानी जो नीचा होगा वह 0 नहीं होगा, यानी कभी भी हर 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, जैसे 4/3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। 2 क्यों हो सकता है, इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 है, और यह p/q के रूप में है। और जब p/q के रूप में है तो वह परिमेय संख्या होगा। समझ में आया कि नहीं? अब नोट में पढ़ते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होती है। जैसे मान लेते हैं 3 भी परिमेय संख्या है, 4 भी परिमेय संख्या है। कोई बोल दिया कि इस 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या है, तो हो इस 3 और 4 के बीच अनगिनत परिमेय संख्या है। कैसे? और 3 देखिए 3.1 भी हो सकता है, 3.2 भी हो सकता है, 3.3 भी हो सकता है। ऐसे करते 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 यानी अनगिनत। इसलिए नोट्स लिखा गया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होती है। ठीक है, कैसे ये परिमेय संख्या, ये तो 3.1 है, यानी 3.1 है, तो जब दशमलव को हटाएंगे तो 1 के नीचे एगो 0 आएगा। अब तो ये p/q के रूप में है, अब तो ये p/q के रूप में है और दोनों पूर्णांक है। अब तो p/q के रूप में है और दोनों पूर्णांक है, इसलिए यह क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, और दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होती है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8 है, 10 है, 11 है, ये सभी परिमेय संख्या होती है। जितने भी पूर्णांक संख्या है, जितने भी पूर्णांक है वो सभी परिमेय संख्या होती है। और एक परिमेय संख्या के साथ एक परिमेय संख्या को जोड़ा जाता है, या घटाया जाता है, या गुना किया जाता है, या भाग किया जाता है, तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे 1/2 है और 1/4 है, इस दोनों को अगर जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या ही आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? और परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटाएंगे फिर भी परिमेय संख्या आएगा। ठीक है, जैसे 3/2 है और -1/2 है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, और 2 से 2 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3, और 2 से 2 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, और 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1, तो 1/2। ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, तो रिजल्ट भी आया परिमेय संख्या। इससे पता चलता है परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटाया जाए तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को गुना किया जाए तो परिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, 4 से 4 कट गया और 5/2 बच गया। ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। और परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग भी दिया जाए तो भी परिमेय संख्या होगा। 1/4 भागा 1/2। अब यहाँ पर 1/4 भाग है तो क्या होगा, गुना, और 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1/2।
ये भी परमेय संख्या, ये भी परमेय संख्या, तो ये भी परमेय संख्या हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? और अगले अब नोट में हम पढ़ेंगे या अब अगला पढ़ते हैं हम लोग अपरमेय संख्या। परमेय संख्या के बारे में जान गए, अब अपरमेय संख्या के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो अपरमेय संख्या क्या कहता है कि वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम लोग अपरमेय संख्या कहते हैं, जहां पी तथा क्यू पूर्णांक है और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो है। ठीक है, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो है। वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, परमेय संख्या में पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, अपरमेय संख्या में पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे हम लोग अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे रूट अंडर 2, क्या इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो यह क्या होगा? अपरमेय संख्या होगा। रूट अंडर 3 ये क्या होगा? अपरमेय संख्या होगा। रूट अंडर 5 ये क्या होगा? अपरमेय संख्या होगा। यानी जिसे पी बाई क्यू के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं वो क्या होगा? हो अपरमेय संख्या होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अपरमेय संख्या भी अनगिनत होती है, यानी अपरमेय संख्या भी अनगिनत होती है, या अपरमेय संख्या के बीच में अपरमेय संख्या भी क्या होती है? अनगिनत होती है। अपरमेय संख्या के बीच में दो अपरमेय संख्याओं के बीच अनगिनत अपरमेय संख्या होती है। यह नोट्स होगा। ठीक है, यदि हम दो अपरमेय संख्याओं को जोड़े, घटाए, गुना करे या भाग करे तो उसके परिणाम स्वरूप कुछ भी अपरमेय भी आ सकता है और परमेय भी आ सकता है। अपरमेय भी आ सकता है और परमेय भी आ सकता है। जैसे हम बता दें आपको रूट अंडर 2 है। ठीक है, 3 रूट अंडर 2 है, इसको जोड़ेंगे तो 3 गो रूट अंडर 2 है, 1 रूट अंडर 2 का, 1 रूट अंडर 2, 4 गो रूट अंडर 2। चलिए ये तो अपरमेय संख्या है, लेकिन क्या रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर 2 बराबर 1 और 2? ये तो परमेय संख्या है, ये तो परमेय संख्या है कि नहीं? ये परमेय संख्या है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि दो अपरमेय संख्याओं को जोड़ा, घटाया या भाग किया जाए या गुना किया जाए तो वह परमेय संख्या भी हो सकता है और अपरमेय संख्या भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? और हम आगे पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बाद पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हो? तो वह परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या दोनों को वास्तविक संख्या कहा जाता है। यानी वास्तविक संख्या में दोनों आते हैं, परमेय संख्या भी आता है तथा अपरमेय संख्या भी आते हैं। ठीक है, और जैसे रूट अंडर 2 भी होगा, रूट अंडर 5 भी होगा, रूट अंडर 7 भी होगा, 2 भी होगा, 5 भी होगा, 7 भी होगा, ये सारे परमेय संख्या, ये सारे अपरमेय संख्या है और ये दोनों को सम्मिलित रूप को ही हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। यहाँ से कह सकते हैं कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहा जाता है। और वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या परमेय संख्या हो सकता है, अपरमेय संख्या भी हो सकता है, लेकिन प्रत्येक अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं हो सकता तथा प्रत्येक परमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि 4/5 की परमेय संख्या है और ये वास्तविक संख्या है, लेकिन यह परमेय संख्या है नहीं है। तो प्रत्येक परमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या परमेय संख्या नहीं हो सकता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या परमेय संख्या नहीं हो सकता है, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरमेय संख्या नहीं हो सकता, लेकिन प्रत्येक परमेय संख्या वास्तविक संख्या भी हो सकती है, प्रत्येक अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग महत्तम समावर्तन। महत्तम समावर्तन, ठीक है, महत्तम समावर्तन यानी HCF। ठीक है, तो दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पुनः क्या करता है? विभाजित करता है। प्रत्येक दी गई संख्या को पुनः विभाजित करता है। दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को क्या करता है? विभाजित करता है। जैसे 2, 4, 8 इसका HCF निकालेंगे, इसका HCF हो, इसका HCF क्या होगा? इसका HCF अगर निकालेंगे तो 2 ही होगा। ठीक है, निकाल कर देख लेते हैं। 8 का गुणनखंड करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 होगा, यानी सभी में कॉमन कौन है? तो 2 है, तो इसका HCF भी क्या होगा? 2 होगा। तो यहाँ बोल दिया है 2 या 2 से अधिक
संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होगा जो प्रत्येक दी गई संख्या को पुनः विभाजित कर जाएगा। यानी जितने भी संख्या दी गई है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो जितने भी संख्या दी गई है वो सभी को काटेगा, वो सभी को क्या करेगा, काटेगा। यानी यह दू देख लीजिए, दू को भी काटता है, कितने बार में हो, एक बार में। दू 4 को भी काटता है, ठीक है, कितने बार में हो, 2 बार में। और दू 8 को भी काटता है, कितने बार में हो, 4 बार में। तो यही से निकलता है रिजल्ट 2। यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होगा जो प्रत्येक दी गई संख्या को पुनः विभाजित करता है। इसका एचसीएफ वह होगा जो प्रत्येक संख्या को क्या करे, विभाजित करे। और एक नोट याद रखिएगा और 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में पूछेगा क्लास 10th में, ठीक है। 2 लगातार संख्याओं का एचसीएफ सर्वदा 1 होता है। यानी 2 लगातार संख्याओं का जो एचसीएफ होगा महसो होगा 1 के बराबर होगा। जैसे 2 है 3 है, तो इस दोनों का एचसीएफ जो होगा, इस दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि यह लगातार संख्या है। तो 2 और 3 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 होगा। जैसे 2 से कटेगा, कितने बार में हो, शेष बचेगा 1, 1 से 2 में भाग देंगे, 2 बार में कट जाएगा। यानी एचसीएफ इसका क्या आएगा, 1 आएगा। एचसीएफ क्या आया, 1 आया। इससे नोट्स स्पष्ट है कि 2 लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। EMVVI था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे लघुत्तम समावर्तक एलसीएम। अब हम लोग पढ़ते हैं लघुत्तम समावर्तक। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, लघुत्तम समावर्तक एलसीएम। तो एलसीएम किसे कहते हैं, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पुनः विभाजित हो जाए, दी गई संख्या लघुत्तम समावर्तक कहलाती है, ठीक है। यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पुनः क्या हो, विभाजित हो। यानी जितने भी संख्या दी गई है सभी क्या हो, विभाजित हो, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, एलसीएम कहेंगे। तो जो संख्या प्राप्त होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलसीएम। जैसे में क्या समझेंगे, जैसे 2 है 4 है 8 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 आएगा। 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने क्या आएगा, 2 आएगा। यानी 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3। तो इसका जो एलसीएम होगा वह क्या होगा, हो 2 के पावर 3 होगा, 2 के पावर 3 होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं 2 के पावर 3 यानी 2 कितने बार हो, 2 3 बार। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब हम कहे वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पुनः विभाजित हो। यानी वह छोटी से छोटी संख्या है जो 2 से विभाजित हो, 4 से भी हो और 8 से भी हो। तो 2 से भी कटेगा 8, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। तो यही जो संख्या है वह इस संख्या का एलसीएम होगा। और 2 लगातार संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल होता है, ठीक है। 2 लगातार संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल होता है। जैसे 2 है और 3 है, ये दोनों लगातार संख्या है। तो इनका जो गुणनफल हो, इनका जो एलसीएम होगा वह इनका गुणनफल होगा। सीधा निकालेंगे नहीं, 2 गुने 3 कर देंगे यानी 6, यानी 6। 2 लगातार जो संख्या होगा उसका अगर एलसीएम निकालना होगा तो गुना कर देंगे, यानी कैसा हो जाएगा, 2 3 6, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और जानेंगे यूक्लिड विभाजन के बारे में। और यूक्लिड विभाजन के बारे में पढ़कर हम चैप्टर की अगले वीडियो में चैप्टर की शुरुआत करेंगे 1.1। और लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।